बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। कल हमने किया था लास्ट टाइम एसी जनरेटर। एसी जनरेटर वो था जिसने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस करंट, यानी करंट की फॉर्म में यानी उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की। तो उसमें क्या था, एसी जनरेटर में आपको जैसा कि पता है कि एक कॉइल थी। कॉयल वॉज रोटेटेड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉयल को रोटेट करवाया गया था। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस कॉयल इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, जिसकी वजह से उसमें करंट इंड्यूस हुआ था कॉयल में। और वो करंट इस तरह का था कि ड्यूरिंग वन रोटेशन, यानी जब कॉयल अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करती थी तो उसके दौरान, उस एक रोटेशन के दौरान करंट जो है ना वंस अ टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करता था। यानी उस एक टाइम एक रोटेशन के दौरान वो एक दफ़ा पॉजिटिव होता था, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाती थी। वो इसका बेटा मतलब ये होता है कि जिस तरह आपके पास कोई स्विच है, कोई सॉकेट है जिसमें आप कोई स्विच लगाते हैं और अल्टरनेटिंग करंट लेने के लिए, तो एक लम्हे पे अगर इसका ये वाला टर्मिनल जो है वो स्विच का पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो नेक्स्ट यानी एक हाफ साइकिल के लिए, आधे टाइम पीरियड के दौरान टाइम के लिए ये इस तरह से होता है। बाद में ये अपनी डायरेक्शन रोटेट कर लेगा। ये जो पहले नेगेटिव पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा टर्मिनल, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करता। हाफ साइकिल के लिए वो पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट हाफ के लिए वो इस तरह से नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह और बाज़ ये भी हमने देखना, मैंने बताना था आपको कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में ना बाज़ का तो मतलब अक्सर जनरेटर्स में तो यूँ ही होता है। ये छोटे जनरेटर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि कॉइल रोटेट की जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, और इस तरीके से फ्लक्स चेंज होता है। लेकिन कमर्शियल जनरेटर्स जो होते हैं ना उनमें क्या होता है कि मैग्नेट इज़ रोटेटेड अराउंड द कॉयल। यानी एक कॉयल होती है, वो स्टेशनरी होती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट जो है ना वो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो रोटेट करवाए जाते हैं अराउंड द कॉयल। वो कॉयल के अराउंड रोटेट करवाया जाता है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है उसके थ्रू। तो अब आज हमने ये आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह पता चल गया होगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर किस प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीसी जनरेटर, वो पढ़ना है। डीसी जनरेटर में इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम उसकी तरह है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की तरह। बस ओनली डिफरेंस ये है कि करंट अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हम क्या यूज़ करते थे, स्लिप रिंग्स लाइक दिस। ये देखें, ये ये वाले रिंग्स जो कि कार्बन ब्रशेस के अगेंस्ट, जब कॉइल रोटेट होती थी तो ये रिंग भी रोटेट होते थे साथ, और इसके साथ साथ स्लिप होते थे, यानी कार्बन ब्रशेस के अगेंस्ट स्लिप होते थे इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में। लेकिन डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसी है, बस ओनली डिफरेंस ये है इसमें कि इसमें इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग्स स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड। यानी स्लिप रिंग्स की बजाय ये पूरे रिंग की बजाय कॉइल का एक एंड जो है वो किसके साथ फिक्स होता है, ये दरमियान में से स्प्लिटेड रिंग होता है। यानी एक रिंग लें जिस तरह से, उसको दो हाफ्स में काट दें, यानी सेंटर में से वो स्प्लिटेड हो, दो हाफ्स में अलग अलग कर दिया, ये वन हाफ इधर वन हाफ इधर हो जाएगा। तो इस स्प्लिट रिंग को ये स्प्लिटेड रिंग के साथ, यानी ये इस तरह से, ये देखें, ये हाफ ये है, अदर हाफ ये है उसका रिंग, यानी ये इस तरह का रिंग यूज़ होता है डीसी जनरेटर में। तो कार्बन ब्रशेस भी इसी तरह, वैसे ही कार्बन ब्रशेस यूज होते हैं। ये कॉइल के एंड्स दिखाए हुए हैं। कॉइल का एक एंड जो वो एक हाफ के साथ जुड़ा हुआ है रिंग के, दूसरा एंड जो है वो दूसरे हाफ के साथ जुड़ा हुआ है। वन हाफ इज़ अटैच टू द कार्बन ब्रश बी, और दूसरा जो है वो दूसरा बी से दूसरे कार्बन ब्रश से अटैच्ड है। तो ड्यूरिंग द व्हेन कॉइल रोटेट्स, जब कॉइल रोटेट होती है तो ड्यूरिंग वन रोटेशन, यानी हाफ रोटेशन के बाद ये कॉइल, ज़ाहिर है ये टर्मिनल ये जो है ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव होना, मतलब कॉइल की
इस साइड के अलॉन्ग करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ शुरू में, और इसके अलॉन्ग है नीचे की तरफ, यानी इन दोनों डायरेक्शंस के दोनों साइड्स के अलॉन्ग करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब जब यानी इस तरह से फ्लो करता है करंट, ऐसे और इस तरह, ऐसे और इस तरह सर्कल, लेकिन जब ये जो है कॉइल रोटेट करती है तो π/2 का एंगल रोटेट कर लेती है, यानी हाफ रोटेशन का कॉइल कंप्लीट कर लेती है। तो उस वक्त क्या होगा कि ये चूँकि स्प्लिट रिंग्स हैं, ये रिंग भी रोटेट हो जाएगा, इसके साथ ही रिंग भी रोटेट हो जाएगा। ये वाला रिंग जो है वो इस कार्बन ब्रश के साथ अटैच हो जाएगा हाफ साइकिल के बाद, यानी ये जब रोटेट होगा तो ज़ाहिर है ये भी इधर आता जाएगा रोटेशन के साथ साथ, ये इस तरफ चला जाएगा, ये वाला रिंग जो हाफ जो है ना ये इस तरफ आ जाएगा। तो यानी कार्बन ब्रशेस के साथ रिंग्स का कनेक्शन भी चेंज हो जाता है। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होने को होती है उसी वक्त एट द सेम टाइम जो है कार्बन ब्रशेस का कनेक्शन जो है ना रिंग के साथ चेंज हो जाता है। यानी शुरू में अगर ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये रिंग नेगेटिव था, यानी इसके थ्रू नेगेटिव करंट आ रहा है, तो अब जब हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये नेगेटिव जो है ना वो इस तरफ हो जाएगा, यानी इस साइड पे, तो ये पॉजिटिव जो है यानी ये वाला रिंग जो है वो उधर चला जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यानी हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन रोटेट होगी ना, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये फिर यूं इस तरह नीचे से इस तरह करके होगी। तो इसलिए यानी लेकिन इस टर्मिनल के क्रॉस ये जो साइड बी है इधर फिर अगेन वही ना, करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ ही रहेगी। ये इस तरह हो गया ना, इधर इधर नीचे से ऊपर हो गई ये वाली साइड, और ये वाली इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ। यानी जैसे ही क्या होता है कि एन डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ द, उसी तरह एसी जनरेटर की तरह उसके पार्ट्स होते हैं। व्हेन द करंट इन द कॉइल इज ज़ीरो, जब करंट कॉइल में ज़ीरो होता है तो एंड इट इज़ जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन, जब करंट डायरेक्शन चेंज करने वाला ही होता है π/2, यानी हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला होता है, तो द स्प्लिट रिंग्स ऑल्सो चेंज द कॉन्टैक्ट्स, यानी स्लिप रिंग्स जो है ना वो भी अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर लेते हैं कॉन्टैक्ट्स। ये वाला स्प्लिट रिंग जो है वो कॉन्टैक्ट बी के इस तरफ वाले राइट वाले कॉन्टैक्ट्स के साथ आ जाएगा, और ये वाला राइट वाला जो है वो लेफ्ट वाले के साथ चला जाएगा। तो सो द कॉन्टैक्ट्स विद द कार्बन ब्रशेस बी एंड बी प्राइम, ये कार्बन ब्रश जो है इसको बी बोलते हैं, इसको बी प्राइम, इनके साथ ये अपने कॉन्टैक्ट्स भी चेंज कर लेते हैं। ये वाला इधर चला जाता है, वो वाला स्प्लिट रिंग इधर आ जाता है। तो जब करंट चेंज करता है डायरेक्शन उतनी देर में ये जो है ना ये कनेक्शन चेंज कर लेता है, यानी जो टर्मिनल पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही रहेगा जनरेटर का कॉइल का, और जो जो नेगेटिव था साइड यानी वो वही रहेगी, यानी डायरेक्शन करंट की सेम रहेगी। इस साइड पे भी उसी डायरेक्शन में करंट यानी नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ही रहेगा, इस साइड में भी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी करंट की डायरेक्शन जो है ना वो सेम रहेगी। इस तरीके से करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी इन टर्मिनल्स के क्रॉस, यानी ये नहीं कि हमें आउटपुट में जो करंट मिलेगा ना सेम डायरेक्शन होगी उसकी। यानी पहले हाफ साइकिल के दौरान अगर हमें पॉजिटिव साइकिल, ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यानी इधर पॉजिटिव साइकिल मिल रहा था, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल गुजरने के बाद नेक्स्ट हाफ रोटेशन जब मुकम्मल करेगा तो रोटेशन के उस वक्त भी उसी डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगा, यानी पॉजिटिव हाफ ही अगर मिल रहा है आप आउटपुट में तो वो पॉजिटिव हाफ ही सेकंड हाफ साइकिल में मिलेगा। यानी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जब करंट डायरेक्शन चेंज करने को होता है उसी वक्त एट द सेम टाइम जो है ना रिंग जो है ना वो अपना कॉन्टैक्ट चेंज कर देते हैं। यानी ये जो एक्चुअली जिसने अब नेगेटिव होना था, इस रिंग ने नेगेटिव होना था, वो इधर चला जाता है नेगेटिव के ही साथ, इस वाले के कॉन्टैक्ट के साथ, जिस पे पहले भी नेगेटिव यानी वो नेगेटिव पोटेंशियल पे था। अब ये वाला कॉन्टैक्ट जो है इधर आ जाता है, जो पहले भी पॉजिटिव था, ये अब पॉजिटिव हो जाएगा ना बाद में, हाफ साइकिल के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन रिंग जब डायरेक्शन चेंज करता है तो फिर नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइड ही वाला करंट ही रहता है, और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वाला ही रहता है। तो करंट की डायरेक्शन जो है ना वो सेम रहती है थ्रू द होल द साइकिल, यानी पूरे साइकिल के थ्रू जो है ना करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। सो द आउटपुट फ्रॉम बी वी प्राइम, यानी इन कार्बन ब्रशेज को के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं ना, यानी जिस डिवाइस को हमने ऑपरेट करना हो, जिस सर्किट को हमने करंट देना हो, उसको कहाँ कनेक्ट करते हैं, उसकी एक वायर जो है एक टर्मिनल कार्बन ब्रश बी के साथ, बी के साथ, दूसरा कार्बन ब्रश
बी प्राइम के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमें वो डिवाइस वर्क करता है। तो उसके बाद ये है कि यानी इस तरह अगर हम करंट और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें ना, इस केस में फॉर डीसी जनरेटर में, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान जब कॉयल अपनी 1/2 रोटेशन मुकम्मल करती है, कॉयल हाफ रोटेशन मुकम्मल करती है ना, हाफ चक्कर, तो उतनी देर में ये हमें जो करंट मिलता है उसकी डायरेक्शन ये इस तरह से अगर होती है ना कि वो ज़ीरो से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से फिर ज़ीरो होता है, यानी कम होते होते ज़ीरो हो जाता है। इसके बाद डायरेक्शन रोटेट हो जाती है ना करंट की, तो उतनी देर में ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो हमें सेम आउटपुट मिलती है अक्रॉस द कार्बन ब्रशेज़। यानी इनके क्रॉस हमें आउटपुट जो है वो बिल्कुल पहले वाली की तरह ही आउटपुट मिलेगी। यानी नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान भी हमें ये पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगा, यानी ये पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेगी, यानी करंट की जो है ना वो पॉजिटिव ही होगी इसकी ये साइड। उसके बाद फिर अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगेन वही ऐसे। तो इस तरह इसकी आउटपुट फॉर्म जो है ना डीसी जनरेटर की जो है आउटपुट कर्व जो है ना वो इस तरह की होती है, ये वाली हाफ साइकिल, यानी ये इस तरह से होती है। तो टू halves of the ring known as split rings acting as commutator, यानी ये एक कम्यूटेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं ये हाफ जो हैं स्प्लिट रिंग्स। तो ईच हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग इज कनेक्टेड टू ईच एंड ऑफ द रोटेटिंग कॉयल, यानी हर हाफ जो है वो स्प्लिट रिंग का वो कनेक्टिंग जो है कॉयल के एक एंड से कनेक्टेड है। ये वाला हाफ इस एंड से और दूसरा इस कॉयल के दूसरे एंड से कनेक्टेड है। तो टू कार्बन रॉड्स टू विच एन एक्सटर्नल सर्किट इज़ कनेक्टेड नाउन एज कार्बन ब्रशेज़, दो कार्बन की रॉड्स होती हैं जो कि इनके साथ कनेक्टेड होती हैं, इनके साथ जिनके अगेंस्ट ये स्लिप होते हैं रिंग्स, वो एज अ करंट लीड्स के तौर पे यूज़ होती है, यानी यहाँ से हम कनेक्ट करके यहाँ से करंट लेते हैं इनके अक्रॉस। तो मैकेनिकल सोर्स यूज टू रोटेट द कॉयल अबाउट फिक्स एक्सिस, यानी इसके अलावा कॉयल को रोटेट करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिकल सोर्स या कोई इंजन या कोई मतलब कोई मोटर या कोई और चीज़ टरबाइन वगैरह यूज़ होती है जो इस कॉयल के एक्सिस को रोटेट करती है। अगर कोई टरबाइन है ना तो वो इस कॉयल के एक्सिस के साथ कनेक्टेड होगी। टरबाइन को रोटेट करवा सकते हैं बड़े तरीक़ों से, यानी वाटरफॉल के ज़रिए से भी, कि उसके ऊपर वाटर प्रेशर, हाई प्रेशर वाटर जब उसके ऊपर फॉल करता है तो कॉयल जो है ना वो रोटेट करने लग जाती है, टरबाइन की शाफ्ट जो है ना वो रोटेट होती है। और बाय स्टीम भी, स्टीम इंजन में ना स्टीम से रोटेट होती है, तो वो शाफ्ट जो है वो टरबाइन की शाफ्ट जो है कनेक्टेड होती है जनरेटर की कॉयल के साथ। तो इन दिस वे बाय रोटेटिंग टरबाइन ये कॉयल ऑफ द जनरेटर इज़ रोटेटेड, ड्यू टू विच जब कॉयल रोटेट हो तो जनरेटर वर्क करता है। हमारे पास क्या होता है कि अल्टरनेटिंग वो क्या नाम है डीसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। एसी जनरेटर के केस में एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा और इन डीसी जनरेटर के केस में डीसी करंट। डीसी करंट अब आपको पता होना चाहिए डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है विच हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, जिसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो, एक सिंगल डायरेक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करे, यानी पूरे साइकिल के दौरान इसके दोनों हाफ पॉजिटिव हों। ये नहीं कि एक हाफ पॉजिटिव है तो नेक्स्ट हाफ जो है वो नेगेटिव है, इस तरह नहीं होता, ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में होता है। तो द रिडक्शन ऑफ फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट, यानी द ये जो है ना फ्लक्चुएशंस ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म कैन बी reduced by using many coils rather than a single coil। ये जो आप देखें ना ये आउटपुट वोल्टेज जो है कम ज़्यादा होती है, पहले ये इस तरह से एकदम से ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये जो पल्सेस की फॉर्म में आ रही है, इस तरह इन फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हम कांस्टेंट सिंगल आउटपुट हासिल कर सकें, उसके लिए क्या किया जाता है कि जनरेटर में ना डीसी जनरेटर में एक कॉयल की जगह पे यानी यूजिंग मैनी कॉइल्स, यानी एक कॉइल की जगह पे ज़्यादा कॉइल्स की जाती हैं देन आ सिंगल कॉइल, यानी एक कॉइल की बजाय ज़्यादा कॉइल्स यूज़ करेंगे। ईच ऑफ द कॉइल इज़ कनेक्टेड विद सेपरेट कम्यूटेटर, यानी हर कॉइल जो है सेपरेट कम्यूटेटर से कनेक्टेड होगी। तो एंड द आउटपुट ऑफ एवरी कॉइल इज़ ट्रैप्ड ओनली एज इफ रीच इट्स
पीक ईएमएफ, यानी उसकी आउटपुट हर कॉइल की उस वक्त ट्रैप की जाएगी, उस वक्त ली जाएगी जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी। तो इस तरीके से हर कॉइल की ज़्यादा कॉइल्स कनेक्टेड होंगी तो एक कॉइल की आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू ली, उसके बाद नेक्स्ट कोई और होगी तो उसकी मैक्सिमम होगी वो ली, फिर वो पहले वाली की फिर मैक्सिमम हो जाती, मिनिमम से मैक्सिमम उतनी देर में हो जाती है। तो इस तरह से कांस्टेंट आउटपुट हमें मिलती है। तो इस तरह से आउटपुट में फ्लक्चुएशन जो है ना वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो उसके बाद एक चीज़ है हमारे पास इसमें, बैक मोटर इफेक्ट। बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स, कि जनरेटर्स में जब बैक मोटर, ये जो बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स जो है ना, इज़ द ऑपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। यानी आपने देखा ना कि जनरेटर में जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या होता है कि उस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होती है, लेकिन उस वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो, यानी उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज ने यही कहा था ना कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो अपनी इंड्यूस करने वाली कॉज को अपोज करती है। यानी अगर हम जनरेटर की कॉइल को, कॉज ये है कि हम जनरेटर की कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सपोज हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो कॉइल जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा कि उसमें जो है कॉइल में उसके रोटेट होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी उस कॉइल के एंड्स के क्रॉस। उस ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो, यानी उस पर मैग्नेटिक फील्ड वो, अब ये है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना, अब वो उसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करेगा। तो अब ये जब जनरेटर वर्क कर रहा है तो चल रहा है, उस वक्त वो फिर क्या हो जाएगी, वो जनरेटर की कॉइल एक करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगी, यानी उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और फिर भी वो अभी रोटेट कर रही है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, या उस करंट कैरिंग कॉइल को या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या करता है, उस कॉइल पे फोर्स लगाता है। क्या होता है, फोर्स लगती है उस कॉइल पे, कपल है ना, coil is acted upon by a couple. When a current carrying coil is rotated inside a magnetic field, it is acted upon by a couple, जिसकी वजह से, उस कपल की वजह से उस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो पहले वाली रोटेशन जो काज थी वो क्या थी, कॉइल की क्लॉकवाइज रोटेशन। अब जो रोटेशन इंड्यूस ईएमएफ की वजह से उसमें प्रोड्यूस होगी ना, दैट विल रोटेट द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले अगर कॉइल ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी तो अब वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो इंड्यूस ईएमएफ जो होगी ना, इसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। तो ये कॉइल को, इसकी वजह से जो कॉइल पे फोर्स एक्ट करेगी, ये कॉइल पे जो कपल एक्ट करेगा उसकी वजह से इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो वो पहले अगर कॉइल की रोटेशन थी क्लॉकवाइज, वो टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा कॉइल को, यानी वो कॉइल की मोशन को अपोज करेगा, कॉइल की प्राइमरी मोशन जो सबसे पहले वाली मोशन थी क्लॉकवाइज मोशन को, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो यानी उस पर एक बैक साइड पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, यानी तो इस तरह की, इस इफेक्ट को हम कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। तो बैक मोटर इफेक्ट इज द opposing torque produced due to induced EMF in the coil. A generator is source of electricity production, यानी जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस करने का सोर्स है। तो द जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जनरेटर जो है क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अ लार्ज टरबाइन, बैक मोटर इफेक्ट का इसकी डेफिनेशन, अ लार्ज टरबाइन इज रन बाय हाई प्रेशर स्टीम और वाटरफॉल, यानी एक बड़ी सी टरबाइन होती है जिसको, जो जनरेटर की शाफ्ट के साथ क्या नाम है, कॉइल के साथ जो है वो फिक्स्ड होती है उसकी शाफ्ट। तो लार्ज टरबाइन को या तो स्टीम से या वाटरफॉल के ज़रिए से ऑपरेट किया जाता है। तो वो जब टरबाइन ऑपरेट करेगी तो उसकी शाफ्ट रोटेट करेगी, तो उसकी शाफ्ट आगे से जनरेटर की कॉइल के साथ कनेक्टेड होगी। तो इस तरीके से टरबाइन के रोटेट करने, शाफ्ट रोटेट करने से जनरेटर की कॉइल रोटेट करेगी। तो इस तरह से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज़
कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी उसके कॉयल के घूमने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी, कॉयल का घूमना जो है मैकेनिकल एनर्जी है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अ लार्ज टर्बाइन इज, इसके बाद ये होता है कि द कॉयल कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टर्बाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो द जनरेटर सप्लाइज द करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट। तो द डिवाइस इन द सर्किट दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड लोड, यानी जो आगे लोड, सपोज हमने जनरेटर के साथ कोई फ़ैन लगाया हुआ है, कोई पंखा लगा, वो क्या नाम है, बल्ब लगाया हुआ है, कोई और चीज़ें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगाए हुए हैं, तो अगर वो, यानी वो डिवाइसेस जिनको हम ऑपरेट कर रहे हैं जनरेटर से के साथ कनेक्ट करके, वो क्या कहलाते हैं, वो लोड कहलाते हैं। तो द ग्रेटर द लोड लार्जर द करंट इज सप्लाइड बाय द जनरेटर, यानी जितना लोड ज़्यादा होगा, हम जितने डिवाइसेस उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, उतना ही जनरेटर में से ज़्यादा करंट ड्राइव करेगा होगा, यानी उस उतना ही जनरेटर जो है ना वो ज़्यादा करंट सप्लाई करेगा उन डिवाइसेस को, यानी जनरेटर की आउटपुट उतनी ही ज़्यादा होगी, लोड ज़्यादा होने से आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। तो फॉर एन ओपन सर्किट, अगर आगे कोई डिवाइस ना लगा हो, सर्किट ओपन हो, स्विच ऑफ हो, जनरेटर चल रहा हो, स्विच ऑफ हो, तो फिर क्या होता है, फॉर एन ओपन सर्किट अ जनरेटर डजेंट सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि उस वक्त वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ नहीं होगी, एंड अ वेरी स्मॉल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू रोटेट द कॉयल, तो उस वक्त बहुत कम फोर्स चाहिए होती है कॉयल को रोटेट करवाने के लिए। तो फॉर अ क्लोज सर्किट करंट इज़ ड्रॉन थ्रू द कॉयल, यानी जब सर्किट अगला क्लोज हो, उनके स्विचेस ऑन हो, पंखे फैन वगैरह चल रहे हों, तो उस वक्त क्या होता है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द करंट, उस वक्त वो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना उस पर करंट पे असरअंदाज होगी, कैरिंग कॉयल, उस करंट कैरिंग कॉयल पे, यानी जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगी, बैक ईएमएफ जिसको बोलते हैं, उस वक्त उस पर असरअंदाज होगी जब वो क्लोज सर्किट होगा, यानी वो आगे करंट दे रहा है जनरेटर उस वक्त। फॉर अ क्लोज सर्किट करंट इज़ ड्रॉन थ्रू द कॉयल, यानी करंट कॉयल में से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द करंट, उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स जो करंट कैरिंग कॉयल पे एक्ट कर रही होती है। तो उसके बाद है कि बैक मोटर इफेक्ट क्या होता है, तो व्हेन द कॉयल रोटेट्स, यानी जब वो जनरेटर की कॉयल रोटेट होती है, फोर्स F1 एक्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉयल, यानी कॉयल की एक साइड पे क्या होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, फोर्स एक्ट करती है, ये है जिस तरह, इस तरह एक साइड पे इस तरह फोर्स एक्ट करेगी, यानी लेफ्ट साइड पे फोर्स F1 एक्ट कर रही है, राइट साइड पे फोर्स F2 एक्ट कर रही है, इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है, F1 की डायरेक्शन अवे फ्रॉम मी है, यानी इस तरह से कॉयल पे फोर्सेस एक्ट करेंगे जब कॉयल करंट कैरिंग कॉयल रोटेट करती है इन द साइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त फोर्सेस एक्ट करेंगी जिसकी ये फोर्सेस की डायरेक्शन इज सच दैट दे प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज, अगर कॉयल को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो एंटी, ये फोर्सेस की वजह से, यानी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस कॉयल पे, वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, सॉरी पहले अगर क्लॉकवाइज था तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जो कि दैट विल अपोजिस द रोटेशनल मोशन ऑफ द कॉयल, वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है कॉयल की क्लॉकवाइज मोशन, रोटेशनल मोशन को अपोज करता है, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, यानी ये इसका उसका अपोज करना जो है, वो कॉयल की मोशन को अपोज करना जो है, ये कहलाता है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। तो द लार्जर द करंट ड्रॉन द जनरेटर ग्रेटर इज़ द काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस, यानी अगर ज़्यादा डिवाइसेस साथ लगा दें उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जो है ना वो यानी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उतना ही बैक मोटर इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, सो मोर मैकेनिकल एनर्जीज रिक्वायर्ड टू रोटेट द कॉयल, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कॉयल को कांस्टेंट स्पीड के साथ यानी रोटेट करवाने के लिए, जनरेटर के वर्किंग करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो फिर ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी तो जनरेटर रोटेट होगा। तो अगर ज़्यादा यानी ज़्यादा अप्लायंसेस यानी ज़्यादा फैंस हमने चलाने हैं उस जनरेटर पे, ज़्यादा चीज़ें चलानी हैं, तो फिर हमें उसको जनरेटर को एनर्जी भी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी उसकी कॉयल को रोटेट करवाने के लिए कोई तो एनर्जी चाहिए होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी है कॉयल को रोटेट करने के लिए, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा लगेगी अगर लोड ज़्यादा होगा उस पर।
तो दिस इज़ इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लोड ज़्यादा है, एनर्जी यूज़ ज़्यादा हो रही है, तो एनर्जी चाहिए भी ज़्यादा होती है उसके लिए, उसको कॉइल को रोटेट करने के लिए। तो ये था आज का सारा इसके। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आपके पास ये 2000 अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ना 2014 में आया हुआ है, ग्रुप 1 में, नहीं ग्रुप 2 में आया हुआ है 2014 में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद डीसी जनरेटर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, ये इसका लॉन्ग नहीं आता। वैसे बैक मोटर इफेक्ट जो है ना वो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसको बस सिर्फ जस्ट डिफाइन करना होता है। उसके बाद कल करेंगे इंशाल्लाह डीसी मोटर, सारे अब मिलते जुलते हैं इनके। एसी जनरेटर जैसा डीसी जनरेटर एसी जनरेटर के साथ मिलता जुलता ही है ना, बस फ़र्क क्या है अब एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में कि एसी जनरेटर में क्या होता है, स्लिप रिंग्स यूज़ होते हैं। स्लिप रिंग्स के पूरा पूरा यानी पूरा सर्कुलर रिंग यूज़ होता है। एक कॉइल का एक एंड एक रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड जो है वो दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। जिस तरह से ये कि एक कॉइल का एंड एक रिंग के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो लेकिन इन केस ऑफ डीसी जनरेटर क्या होता है, स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स यूज़ होते हैं, लाइक दिस। ये फ़र्क है कि दरमियान में से कटे हुए स्प्लिटेड यानी अलग-अलग किए हुए रिंग्स यूज़ होंगे। यानी वो जो एक जनरेटर का एसी जनरेटर का एक स्लिप रिंग था उसकी जगह ये हाफ रिंग यूज़ हुआ, और दूसरे स्लिप रिंग की जगह ये दूसरा हाफ रिंग यूज़ हुआ। काम इसका भी यही होगा, यानी ये भी इसके अगेंस्ट स्लिप होगा। यानी ऐसे जैसे रगड़ खा के जिस तरह से ये देखें, मेरी उंगली फिंगर जो है कार्बन ब्रश है अगर, तो इसके साथ ये रिंग है, जब ये रोटेट करेगा तो ये इसके साथ, अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ तो ये वो कॉइल रोटेट करेगी तो ये रिंग भी तो रोटेट करेगा ना, तो इसके अगेंस्ट ये उंगली के अगेंस्ट स्लिप हो रहा है। इस तरह से कनेक्शन चेंज नहीं होता, बस यानी ये यही रहता है। जनरेटर के केस में, एसी जनरेटर के केस में ये रिंग्स के कनेक्शन जो है ना कार्बन ब्रशेस के साथ चेंज नहीं होते। जबकि स्प्लिट रिंग हो, अगर एक एंड कॉइल का इस रिंग के साथ अटैच हो, हाफ के साथ, दूसरा जो है दूसरे हाफ के साथ, तो उस वक़्त जो है ना स्प्लिट रिंग्स जो है ना ये रिंग्स रोटेशन हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद यानी ये वाला रिंग इधर होगा, इस कार्बन ब्रश के साथ होगा, और ये वाला हाफ रिंग जो है वो इस कार्बन ब्रश के साथ अटैच हो जाएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए। यानी जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करने को होगा उस वक्त ये डायरेक्शन रिंग्स जो है ना वो अपनी कनेक्शन चेंज कर लेंगे, तो फिर जो टर्मिनल पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी अब हाफ साइकिल के बाद क्या होना था कि इस तरफ करंट की डायरेक्शन चेंज होनी थी, इस साइड पे करंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ होना था, इधर से इधर जो है नीचे से इस साइड पे जो करंट था वो नीचे से ऊपर की तरफ होना था, उसकी डायरेक्शन इस तरह से। तो उतनी देर में ये इसने अपना कनेक्शन रोटेट कर लिया, अब इसी में नीचे से ऊपर रहेगा और ऊपर से इस तरह से वो करंट की डायरेक्शन वो ही रहेगी। यानी ये टर्मिनल अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक सारा। तो कल पढ़ के आइएगा, फिर देखते हैं इसके नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।